जय हिंद क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर। ये देखे थे हम लोग कि मैटर की कितनी अवस्था होती है। तो मैटर की जो अवस्था होती है पांच। कौन होता है? पांच। कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बीएसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है ना? ये पांच अवस्था पढ़े थे हम लोग। क्लियर है ना? क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे क्या क्या चीजें? केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम लोग कि तीन चीजें होती है। एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है ना? है ना? क्लियर है? एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट कितना होते हैं टोटल? 118 एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? तो 118 एलिमेंट है। क्लियर है ना? तो कंपाउंड किसको बोलते हैं? कि दो एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। है ना? दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जब दो चीजें मिल करके आपस में कंपाउंड बनाते हैं, और अगर फॉर्मूला है तो हम बोलेंगे को कंपाउंड है। लेकिन अगर उसका फॉर्मूला नहीं है तो क्या बोलेंगे? उसको कंपाउंड बोलेंगे नहीं, उसको मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर अभी दो तरह के मिक्सचर, एक वैसा मिक्सचर जो हमें दिखता है ना, जिसको हम देख सकते हैं। तो जो मिक्सचर को हम देख सकते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी में, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। और जिसको हम नहीं देख सकते उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमोजीनियस है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? होमोजीनियस है। क्लियर है? क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके थे। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। याद है कि नहीं याद है आप लोग को? पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, है ना? पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? पढ़े थे, है ना? केमिस्ट्री के बारे में, है ना? केमिस्ट्री का खोज किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। किसने किया था केमिस्ट्री का खोज? लेवोजियर ने किया था। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मिस्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मिस्र से। अभी उसका प्रेजेंट में नाम क्या है? इजिप्ट नाम। क्या नाम है उसका? इजिप्ट नाम है। क्लियर है? तो आ जाए हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि परमाणु की जो संरचना है, क्या पढ़ना है हम लोग को? परमाणु संरचना। तो परमाणु की जो संरचना है, तो परमाणु की संरचना ऐसा है कि दुनिया का कोई भी चीज, जो भी चीजें हैं वो किसी से मिलकर बना हुआ है, तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यानी एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? दुनिया का हर वो चीज किसी से मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे सेल से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही केमिस्ट्री क्या बोलता है कि ये एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। तो एटम से मिलकर के दुनिया का हर चीज क्या हुआ? एटम से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले एटम को किसने देखा? तो सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, किसने बताया था? ऋषि कनाड ने बताया था। कौन बताया था? ऋषि कनाड ने बताया था। लेकिन इसको अच्छे से डिराइव किए, यानी डिफाइन किए, कौन किए? तो जॉन डाल्टन ने किया था। कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। समझ रहे हैं? ऋषि कनाड ने बताया तो जरूर था, लेकिन ऐसा भाषा में बता के चले गए कि लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं? भारत के कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे भाषा में लिखे चले गए कि दुनिया में आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो क्या लिख के चले गए। समझ रहे हैं? तो लिखना और नहीं लिखना क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इसलिए ऐसा भाषा में लिखना चाहिए कि ताकि दुनिया को पता चले इजी तरीके से कि हाँ उसने लिखा हुआ। समझ रहे हैं? तो ताकि हर चीज क्या हो सके? आम हो सके और सभी लोग जान सके उसके बारे में। समझ रहे हैं? तो इसके बारे में डिफाइन कौन किया? तो जॉन डाल्टन ने किया। कौन किया? जॉन डाल्टन ने किया। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि पहला रीजन तो ये है कि उन्होंने ऐसा भाषा में लिख के चले गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन दूसरा रीजन ये था कि जो ब्रिटेन वाले हैं, है ना, ब्रिटिश लोग जो है, वो लोग जो है ना हम लोग को उतनी वैल्यू नहीं देते, तरजीह नहीं देते। समझ रहे हैं ना? हम लोग के साइंटिस्टों को, जैसे आपको पता होगा जो पांचवी अवस्था जो थी, है ना, मैटर का जो पांचवी अवस्था था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, जब इन्होंने बोला तो उसने छापा नहीं, लेकिन जब आइंस्टीन ने बोला था तो फिर उसको छाप दिया गया। समझ रहे हैं? मतलब कि हम लोग को तरजीह नहीं देते। दूसरा रीजन ये हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो पांचवी अवस्था के बारे में कौन बताया था? तो बोस सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था। कौन बताया था? सत्येंद्रनाथ बोस। जबकि उन्हीं के नाम पे होना चाहिए था, है कि नहीं? बोस कंडेंसेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बोस कंडेंसेट। लेकिन उसका नाम क्या रख दिया गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या रख दिया गया उसका नाम? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है ना? क्लियर है? गार्ड पार्टिकल्स जो है, गार्ड पार्टिकल्स के बारे में, जो गार्ड पार्टिकल के बारे में भी जो चल रहा है, जो हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन मतलब क्या है? उसके ऊपर जो अभी रिसर्च चल रहा है, अभी बहुत लंबा चलेगा रिसर्च। समझ रहे हैं? ये भी क्या है? तो ये मैटर की पांचवी अवस्था ही है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वही तो है ये। समझ रहे हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना। हम लोग ये समझते हैं कि परमाणु, हम लोग पहले ये समझते थे कि परमाणु जो है, परमाणु से छोटा कोई भी चीज नहीं है ना। मतलब कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। किसको नहीं तोड़ा जा सकता? परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम लोग ये समझते हैं, मान लीजिए ये डॉट है और ये क्या हमारा? परमाणु है। ये क्या हमारा? परमाणु है। क्लियर है? एटम है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। एटम, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु। क्लियर है? क्लियर है? हम लोग प्रारंभ में ये समझते थे कि
एटम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जब उसको तोड़ा गया तो देखा गया कि कई सारी चीजें उसमें पाई गई, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या पाया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसान, पाई बोसान, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और कई तरह चीजें ऐसी पाए गए, है ना, कई सारी चीजें। तो मेनली जो चीजें होती है वो तीन चीजें पाई जाती है। मेनली कितने चीजें पाई जाती है? तीन चीजें पाई जाती है ना। मेनली कितनी चीजें पाई जाती है? तीन चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? जैसे पहला देखा जाए इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा क्या है जी? न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे उसको? तीसरा न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये तीन चीजें। फिर इसके बाद ये तीन चीजें क्लियर है, ये तीन चीजें क्लियर है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक, मौलिक कण। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग मौलिक कण। क्लियर है? ये जो होता है ये दो तरह का होता है। ये क्या होता है? दो तरह का होता है। पहला परमानेंट, परमानेंट इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई। क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थाई। अस्थाई में कौन कौन से आते हैं? और दूसरा होता है टेम्पररी। तीसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? टेम्पररी। टेम्पररी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं अस्थाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अस्थाई। सॉरी, यहाँ पे अस्थाई लिख दिए, है ना। यहाँ पे क्या, ये क्या होता है? अस्थाई होता है। ये क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो बताइए अस्थाई में क्या क्या चीज आती है? तो अस्थाई में वो चीज आती है जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? वैसे ही जैसे मान लीजिए आप कोई भी सब्जी बनाइए तो उसमें मिर्ची और प्याज का डालना कंपलसरी। मिर्ची और प्याज का डालना क्या होता है? कंपलसरी। बाकी आप कोई मसाला डालिए, कोई मसाला न डालिए, कोई और चीज डालिए न डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्याज और मिर्ची का डालना कंपलसरी है। उसी तरह से कोई भी एटम में, हर एटम में जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया ही पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया ही जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन और भी चीजें होती है ना, जैसे हमने बोला तो अस्थाई में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो उसी तरह से जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी में मिर्ची और प्याज दो चीज ऐसे होते हैं जो कंपलसरी पाया ही जाता है। तो एक उसी तरह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्या होता है? हर फंडामेंटल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। क्लियर है? हर फंडामेंटल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। फिर उसी तरह से टेम्पोररी में क्या आ जाएगा जी? टेम्पोररी में मेसान, मेसान, पाई मेसान, मेसान, पाई मेसान, बोसान, बोसान, पाई बोसान, क्या बोलेंगे? पाई बोसान, बोसान, पाई बोसान। फिर बोलेंगे न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे? एंटी, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और क्या बोलेंगे जी हम लोग? एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है? और भी ऐसा कई सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। ऐसी दुका दुका बोलते जाइए, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा? तो कई सारे क्या होते हैं हमारे, तो अस्थाई पाए जाते हैं। क्लियर है? तो हमने देखेंगे परमाणु में, हमने देखा कि परमाणु में कई सारी, परमाणु से पहले हम लोग ये समझते हैं कि परमाणु सिर्फ सबसे छोटी चीज है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको भी तोड़ा गया तो देखा गया उसमें क्या क्या चीजें पाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, बोसान, पाई बोसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और कई सारी चीजें ऐसी पाई गई। क्लियर है? उसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, मौलिक कण, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। परमानेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एकदम कंपलसरी है, जो पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एक टेम्पोररी होता है, जो पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। तो इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? जैसे मेसान हो गया, पाई मेसान हो गया, बोसान हो गया, पाई बोसान हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें क्या हो जाती है? तो अस्थायी हो जाती है, टेम्पोररी हो जाती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कोई, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमाणु जो होता है वो होता कैसा है। क्लियर है? परमाणु जो होता है वो होता कैसा है देखा जाए। मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं आप, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है जी। तो ऐसा परमाणु होता है हमारा, है ना, ये परमाणु है हमारा। क्लियर है? परमाणु के जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। जो परमाणु के बीच वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्लियर है? क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है। ये आगे देखते हैं हम लोग। परमाणु के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, ये हमारा एटम हो गया। क्लियर है? और एटम का ये क्या हो गया जो हमारा सेंटर हो गया। तो इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे फिर और भी क्या पाए जाएंगे, सेल पाए जाएंगे उसके। क्या क्या पाए जाएंगे उसके, सेल पाए जाएंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। इसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, सेंटर में, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा एटम होता है ना, एटम के जो, जैसे मान लीजिए ये एटम हो गया। एटम के बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो ये जो इसकी जो त्रिज्या होती है, ये है ना, एटम का जो त्रिज्या होता है उसको हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रम में। कैसे मापते हैं हम लोग, एंगस्ट्रम में। तो लिखते हैं हम लोग कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है ये, 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर, किसकी बात करें जी हम लोग, ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है एटम का, इसको हम लोग बोलते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं जी, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना हो जाए जी, 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो हमारा एटम है, एटम के बीच में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन में कौन कौन चीजें रहती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? क्लियर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया था, एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, है ना। एटम का स्ट्रक्चर कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। क्लियर है? क्लियर है? जब इसके अंदर जो पाया जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने एटम को खोज के चले गए। क्या खोज के चले गए, एटम खोज के चले जाए, ठीक है। लेकिन उसके अंदर खोजने चला गया कौन, गोल्डस्टीन। जाके देखा तो उसको मिल गया क्या चीज, प्रोटॉन। क्या मिल गया उसको, प्रोटॉन। तो आके दिखा रहा था किसको, रदरफोर्ड को, कि देखिए ना क्या है, पता चल रहा है। तो वो बोला कि ना हमरा तो नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। तो ये बताता है कि अरे वो तो प्रोटॉन है। क्या है वो, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वो जो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक और था, एक और था जो ढूंढते ढूंढते वो सोचा कि अरे यार ये लोग ढूंढ रहा है तो हम भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कोशिश किया तो देखा कि अरे 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 अरे, गया गया, जाके देख रहा है अरे वो माय गॉड, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या है, तो एक कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है। उसको उठा करके जाके दिखाता है किसको, गोल्डस्टीन को। किसको, गोल्डस्टीन को, रदरफोर्ड को। ए भाई देखिए ना क्या तो कुछ मिला है, तो क्या है, तो बोला कि ये न्यूट्रॉन।
क्या है ये? न्यूट्रॉन है, जो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है ये? न्यूट्रल रहता है। क्लियर है? इसके पास कोई भी अपना चार्ज नहीं है, इसके पास कोई भी अपना चार्ज नहीं है। तो इसी चक्कर में एक और निकला, ठीक है। तो अरे साला ये लोग तो सब ढूंढ रहे हैं जी, हम भी देखते हैं ढूंढ के कुछ हमको भी मिल जाएगा, ठीक है। वो ढूंढते 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 निकला तो बहुत दूर निकल गया, समझ रहे हैं। ये न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, तो बाहर निकल के देखा तो माय गॉड, यहाँ तो उसको क्या मिल गया? तो कुछ मिल गया और वो भी लेके गया। लेके जाते हैं, देखते हैं, रदरफोर्ड से बोलते हैं और वो लोग से बोलते हैं कि देखो ना भाई, हमको भी कुछ मिला है, बताओ ना क्या है। ठीक है, तो वो लोग जाकर बोला कि देखो ना क्या है। तो वो लोग बोला अरे क्या है, हमको नहीं पता है। फिर वो ये बताता है कि अरे ये इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग को पता नहीं है बुड़बक कहीं का, हमको पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जाके ये बताता है कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं? क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉम्सन। कौन दूर निकला था? जे थॉम्सन। फिर इसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था सबसे पहले? इसको बोलेंगे हम लोग गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। क्या नाम था उनका? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन। क्लियर है ना? याद रहेगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉम्सन। क्लियर है? अब बताइए एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया था। कौन दिया था? रदरफोर्ड ने। बताइए नाभिक किसने खोजा था? नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। क्लियर है? इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा एटम जो होता है, एटम के यानी कि पूरे एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है, इसको देखिए बोले एटम का रेडियस। तो एटम का जो रेडियस होता है उसको हम लोग एंगस्ट्रम मापते हैं। किसमें मेजर करते हैं हम लोग? एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 का पावर माइनस का 10 मीटर। समझ रहे हैं? यानी कि 1 में 10 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? एंगस्ट्रम निकल जाएगा। क्लियर है? क्या निकल जाएगा हमारा? एंगस्ट्रम निकल जाएगा। और फर्मी 10 का पावर माइनस 15 मीटर। ये क्या होता है जी? तो न्यूक्लियस के जो रेडियस को मेजर करते हो, किसी मेजर करते हैं हम लोग? फर्मी में मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं हम 10 का पावर माइनस का 15 मीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 10 का पावर माइनस का 15 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो रदरफोर्ड थे, है ना, उन्होंने देखा कि चलो हम लोग देखते हैं कि यार जो हमारा एटम है, क्या वो खोखली है कि क्या है। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो रिसर्च करना जो शुरू किया उन्होंने, तो देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स गुजार करके देखा उन्होंने। क्या गुजार के देखा? अल्फा पार्टिकल। जैसे मान लीजिए इस तरह से उन्होंने क्या बनाया, एक एटम बनाया। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा बन गया, बन गया है ना। ये क्या है जी? एटम। क्लियर है? तो एटम बनाया। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। क्लियर है? न्यूक्लियस है। तो उनको नहीं पता था कि एक्चुअली न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अभी तक उनको पता नहीं था। तो उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल्स गुजार करके देखा। कैसे पार्टिकल गुजार के देखा उन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स, है ना। जैसे होता है ना अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। क्लियर है ना। उसी तरह से लाइट पार्टिकल्स, तो उसी तरह से इन्होंने गुजार करके देखा। जब गुजारा तो 90% चीजें जो थी ना, एटम के 90% चीजें क्या थी? खाली थी। एटम में 90% चीजें क्या थी? खाली थी। तो उन्होंने सोचा कि अरे 90% चीजें एटम की खाली है यार, क्या बात है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने गुजार गुजार के देखा। क्या गुजार के देखा? अल्फा पार्टिकल्स गुजार करके देखा, है ना। अल्फा पार्टिकल गुजार करके देखा ऐसे। क्लियर है? ऐसे अल्फा पार्टिकल गुजार के देखा। लेकिन जब वो इसके पास से जब गुजारे ना, इसके पास से, इसके पास से, जब इसके पास से ऐसे गुजारे, ये क्या हो गया? ऐसे डाइवर्ट हो गया। ये क्या हो गया? इसके ऐसे डाइवर्ट हो गया। उसी तरह से इधर से भी जब इसके पास से गुजरा ऐसे, है ना, तो ये क्या हो गया? ऐसे डाइवर्ट हो गया। उन्होंने देखा कि अरे ऐसा क्या बात है। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास। कैसा चार्ज होता है जी? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसीलिए तो इनको डाउट हुआ कि अरे ये पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, तो जब हमने इसको गुजारा यहाँ से, है ना, तो बाकी जगह तो इजिली पास हो गया, लेकिन पूरे एटम में यानी खोखली है। लेकिन बताइए ऐसा क्या है कि न्यूक्लियस के पास से गुजारे तो ऐसा हो गया। तो इनको बाद में पता चला कि ओहो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता, अपनी साइड खींच लेता, है ना। लेकिन पॉजिटिव इसलिए क्या करने लगा? डाइवर्ज करने लगा, दूर भेजने लगा। क्लियर है? डाइवर्ज करने लगा, है ना। उसी तरह से फिर और गुजार कर देखा उन्होंने कि जब ऐसे
यहां से जब ऐसे भेजा उन्होंने लाइट अल्फा पार्टिकल, तो ऐसे रिटर्न आ गया। ऐसे क्या आ गया? रिटर्न आ गया। क्या चीज? अल्फा पार्टिकल्स। क्या आ गया? अल्फा पार्टिकल। तो इससे ये पता चला ये अल्फा पार्टिकल के बारे में कौन कौन बता रहे हैं? तो रदरफोर्ड बना बताया। कौन बताया? कौन बताया? कौन बताया? न्यूक्लियस के बारे में कौन बताया? और एटम के बारे में कौन बताया? तो रदरफोर्ड ने बताया। क्या बताया इन्होंने? तीन चीजें बताई। कौन कौन सी चीजें बताई? कि जो हमारा एटम होता है, एटम के जो न्यूक्लियस, पहले तो ये बताया उन्होंने क्या पूरे एटम 90% लगभग अधिकतर भाग क्या होती है? खाली होती है। ये पता चल गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता चला? दूसरी चीज ये पता चला कि जो हमारा एटम है, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के न्यूक्लियस में क्या सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो ये नहीं पता था, है ना? क्योंकि उसका कुछ तो गोल्डस्टीन ने किया था और जेम्स चैडविक ने किया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और उन्होंने ये बताया, और उन्होंने एक चीज और बताया कि यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किसी से मिलकर बना हुआ है? सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए क्योंकि जब हमने वहां से अल्फा पार्टिकल्स गुजारा तो अल्फा पार्टिकल्स वापिस से क्या हो गए? रिटर्न हो गए। अल्फा पार्टिकल्स वापिस से क्या हो गए? रिटर्न हो गए। ये कौन बताया? तो तीन चीजें बताई इन्होंने। कौन? रदरफोर्ड। कौन बताया? तीन चीजें रदरफोर्ड ने बताया। तीन चीजें कौन बताया जी? रदरफोर्ड ने बताया। कौन बताया तीन चीजें? रदरफोर्ड ने बताया। क्लियर है? कौन बताया तीन चीजें? रदरफोर्ड ने बताया। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है ना? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल गुजार करके देखा तो पता चला कि 90% जो एटम होता है वो क्या होता है? खाली होता है। लगभग अधिकतर भाग क्या होता है? लगभग खाली होता है। फिर दूसरा चीज पे ये पता चला कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरी चीज वो इसने ये पता चला कि जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस यानी सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। किसी से मिलकर बना हुआ है? सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि यहां से अल्फा पार्टिकल जब गुजारे तो वापिस से रिटर्न हो गया, यानी कि सॉलिड पार्टिकल से है। बाकी जगह खोखली थी इसलिए क्या हो गया? पास कर गया। बाकी जगह खोखली थी इसलिए क्या हो गया? पास हो गया। क्लियर है? क्लियर है? और आगे देखते हैं कि और आगे क्या हुआ। तो और आगे एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था जी? मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल एक खिलाड़ी भी है ना जी? है ना? अब हमको ये पता नहीं है कि कौन से कंट्री से खेलता है, लेकिन एक खिलाड़ी है। हमको भी याद आ रहा है। मैच खैर हम उतना देखते नहीं है, हमको मैच कोई खास आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग कि बताइए, ये हमारे क्या होता है? एटम होता है। ये क्या होता है जी? एटम। और ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? ये ऐसे। क्लियर है? क्लियर है? तो इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस नाभिक में घूम रहा होता है। कहाँ घूम रहा होता है जी? कहाँ घूम रहा होता है ये? नाभिक में घूम रहा होता है। कहाँ घूम रहा होता है ये? नाभिक में घूम रहा होता है, ऐसे, है ना? इधर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ घूम रहा होता है? तो सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहर होता है, ऐसे, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है जी? बाहर होता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो देखिएगा, बताइए, क्वेश्चन करेगा कि सबसे ज्यादा भारी कौन होता है, यानी सबसे ज्यादा वेट किसका होता है? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का? तो सबसे जो बड़ा, जो भारी जो वेट होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, आपके आसपास में जो जितना ज्यादा नहीं हिलता डुलता होगा ना, जो जितना ज्यादा नहीं हिलता डुलता होगा या ज्यादा नहीं बोलता होगा, चक्कर पकड़ नहीं करता होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? थोड़ा सा मोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा सा मोटा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप है एकदम, है ना? इसलिए उसका वेट क्या है? ज्यादा है। मास क्या है उसका? ज्यादा है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, फिर इसके बाद प्रोटॉन का ज्यादा है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे ज्यादा मास किसका है? तो न्यूट्रॉन का, फिर किसका है? प्रोटॉन का, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का। बताइए, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, बीच में प्रोटॉन। बीच में प्रोटॉन सबसे ज्यादा
प्रोटॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सबसे बीच में क्या होता है प्रोटॉन, बीच में क्या होता है प्रोटॉन। समझ रहे हैं। फिर जो साइंटिस्ट मैक्सवेल आया, कौन आया जी, मैक्सवेल आया। तो मैक्सवेल ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं, है ना, तो बताइए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऐसा भी होता होगा कि एनर्जी घटने के कारण वो गिर जाता होगा, यानी दूसरे सेल में गिर जाता होगा, है ना। कौन बोला ऐसा, मैक्सवेल ने बोला। कौन बोला ऐसा, मैक्सवेल ने बोला। क्या बोला उन्होंने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं, घूमते घूमते क्या होगा दूसरे सेल में भी गिर जाते होंगे, है ना। तो फिर आए कौन, नील्स बोर, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बोर थ्योरी, है ना। नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी लेकर के आए और उन्होंने बताया कि क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर हाँ एक से दूसरे सेल में जा सकते हैं, एक से दूसरे सेल में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको बड़े सेल से छोटे सेल में जाना है तो एनर्जी को यहाँ पे लॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर बड़े सेल से छोटे सेल में जा रहा है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, लेकिन अगर वही छोटे सेल से बड़े सेल में जा रहा है तो उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, छोटे सेल से बड़े सेल में जाना चाहेगा तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस सेल में घूम रहा है उस सेल के लिए उसके लिए एनर्जी सफिशियंट एनर्जी है उसके पास, उसके हिसाब से उसका एनर्जी जो है सफिशियंट है, तो वहां पे वो कभी भी लड़खड़ाता नहीं है, वो बिल्कुल चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से उसको बनाया गया, क्लियर है ना, तो उससे कोई दिक्कत उसको नहीं होगी। लेकिन जब वो छोटे से बड़े में जाएगा तब दिक्कत होगा, और बड़े से छोटे में जाएगा तब भी दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई 8 क्लास का लड़का है, कौन से क्लास का है, 8 क्लास का लड़का है, और वो चाहता है कि हम 10th क्लास में जाकर पढ़ें, कौन से क्लास में, 10th क्लास या 12th क्लास में जाकर पढ़ना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10th क्लास का लड़का अगर जाकर 12th क्लास में पढ़ता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर जाते ही सवाल पूछ देगा उससे, और जब पूछेगा तो वो तो बता नहीं पाएगा, क्यों, अगर बताएगा तो उसको एनर्जी को अपना क्या करके जाना पड़ेगा, गेन करके जाना पड़ेगा, यानी कि अपने नॉलेज को गेन करके जाना पड़ेगा, यानी कि उसके पास नॉलेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर नॉलेज कम होने के बाद तुरंत क्या कर देंगे, भगा देंगे। तो कोई भी जो सेल होता है छोटे सेल से बड़े सेल में जा सकता है, लेकिन जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा उसके पास, लेकिन जब वो एनर्जी कम हो जाएगा वापिस से उतना ही एनर्जी हो जाएगा जितना उसके पास था, तो अपने सेल में वापिस से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, वापिस अपने सेल में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वैसे ही जैसे एक बच्चा 8 क्लास या 12th क्लास में जाता है तो टीचर अगर उसे सवाल करते हैं और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो पकड़ा जाएगा कि अरे ये तो ये 12th क्लास का नहीं है ना, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, इसलिए नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। समझ में आई बात, एनर्जी की जगह पर वहां क्या हो जाएगा, नॉलेज। और अगर जब तक पता नहीं चला तो वहां पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही पता चला टीचर को तुरंत क्या करे, भगा देगा, चलो 8 क्लास का बच्चा है तुम 12th क्लास में आगे पढ़ रहा है ना। उसी तरह से अगर कोई मान लीजिए 10th क्लास का बच्चा है और चाहे कि 8 क्लास में हो, तो बड़े सेल का जो सेल है, इलेक्ट्रॉन है, वो छोटे सेल में जाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, तो 10th क्लास का बच्चा उसी तरह से जैसे 10th क्लास का बच्चा है, अगर वो चाहे कि हमको 8 क्लास में जाकर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 8 क्लास में, तो 8 क्लास छोटा क्लास है, तब 8 क्लास में आके पढ़ेगा, है ना। बताइए उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा कि एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, तो एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, है ना। उसको अपने नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि 8 क्लास में जाके खूब तड़ाम धड़ाम जाके भाजना शुरू कर देगा, ए यार क्या पढ़ाते हैं जी, A+B का होल स्क्वायर, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, है ना, आपको पढ़ाना चाहिए आगे, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाना चाहिए, तो बोलते अरे पागल है क्या जी, है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना चाहिए, 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना चाहिए, तो बोले अरे 8 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। वो क्या करे, तड़क भड़क हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसके पास, है ना। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा, तब जाकर वो कहाँ जा सकता है, दूसरे सेल में जा सकता है, ऐसा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो कोई ये कौन बताया, नील्स बोर ने बताया, कौन बताया, नील्स बोर। तो बोर थ्योरी दिया, नील्स बोर ने क्या दिया अपन को, बोर थ्योरी दिया। अब बोर थ्योरी बताया उन्होंने कि कोई भी सेल कोई किसी भी सेल में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको उस सेल के लिए उतना एनर्जी गेन करना पड़ेगा। अगर छोटे से बड़े में जा रहा है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, और एनर्जी को गेन करने के बाद वापिस से फिर उसको लॉस करके सेम वहां का आना पड़ेगा, अपने सेल में आना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो और अगर कोई सेल है जो छोटी बड़ी सेल से छोटी सेल में आना चाहता है तो अपने एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, देन जाकर कहा जा सकता है फिर वो
छोटे सेल में जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? और उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने ये बताया कि नील्स बोर जो है वो केमिस्ट्री के महान योद्धा है, जिनके बाद तक आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वही है, लास्ट क्या है, वही है जिनके बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जिनकी बातों को क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉलो कर रहे हैं। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि जो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, 2n²। कौन सा फॉर्मूला दिया जी, 2n²। कौन सा फॉर्मूला दिया इन्होंने, 2n²। एक फॉर्मूला दिया जिसके थ्रू ये बताया कि, सुनिए क्या बताया इन्होंने, कि जो पहला सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं के, दूसरा सेल होता है इसको बोलते हैं एल, इसको सेल, तीसरा सेल को बोलते हैं एम, और चौथे सेल को हम लोग बोलते हैं एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, KLMN। क्लियर है? क्लियर है? तो इन्होंने बताया कि आप जानते हैं जो हमारा पहला सेल होता है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पहला सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। क्लियर है? तो पहला जो सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कौन बताया, ये नील्स बोर ने बताया। क्या बताया उन्होंने, नील्स बोर ने बताया। तो ये सेल के चारों नाम हो गए, और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया जी, तो 2n² दिया। इसकी वजह से पहला सेल देखिए, तो पहला सेल के लेते हैं के लिए, तो के लिए अगर हम लेते हैं तो यहाँ रखते हैं 2n²। इसकी जगह पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो पहला सेल के लिए क्या लेंगे जी, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, n की जगह पे क्या होगा 1, पहला सेल है तो उसके लिए क्या लेंगे हम लोग 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 होगा। तो के की वैल्यू कितना आया, 2। इसलिए उसने बोला कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एल, एल जो है दूसरा सेल है, इसमें भी हमारा फॉर्मूला दिया 2n²। इसके बाद 2 को बाहर कीजिए, एन की जगह पर रखेंगे 2, क्योंकि दूसरा सेल है। 2 का स्क्वायर करेंगे, बताइए 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 2 जा कितना होता है 8। यानी कि बताइए दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। तो दूसरा सेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं एम, एम, एम जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो दिया उन्होंने, 2n²। और 2, बताइए कौन सा सेल है, तीसरा सेल है, तो तीसरा सेल के लिए 3, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 2 जा कितना होता है 18। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 9 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18। बताइए तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर है? तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से इन्होंने बोला कि जो हमारा आखिरी सेल है एन, है ना, जो एन सेल है, तो एन सेल के लिए फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि ये सेल फॉर्मूला दिया उन्होंने, है ना। और बोला कि 2 × बताइए कौन सा नंबर सेल, 4 नंबर सेल, तो 4 नंबर सेल में रखेंगे 4, और 4 का करेंगे स्क्वायर, 4 4 जा कितना होगा 16, 16 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 32। यानी कि इस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरह से हम जैसे बाकी में डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे क्या करेंगे, इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ये कौन बताया, तो नील्स बोर ने बताया। यही है फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री के महान योद्धा। कौन है, महान योद्धा, जिनके बात को आज तक हम लोग मान के चल रहे हैं। आज तक हम लोग इनकी बातों को क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, क्योंकि इनके बाद कोई ऐसा साइंटिस्ट ही नहीं आया जो हमें कुछ बता सके, जो हमें क्या है, कुछ बता सके। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, 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 ओके। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, हम पूछते हैं आप लोग से, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया जी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन किया, है ना। कौन किया इलेक्ट्रॉन का खोज, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया,
तो गोल्डस्टीन, कौन किया जी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया जी? तो जेम्स चैडविक, क्या नाम था? जेम्स चैडविक। कौन खोज किया? जेम्स चैडविक। ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया? न्यूक्लियस का खोज किया रदरफोर्ड ने। कौन खोज किया जी? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कि बताइए अल्फा पार्टिकल्स कितने, अल्फा पार्टिकल्स किसने डाला? अल्फा पार्टिकल डाल करके किसने खोज किया था? तो उन्होंने, उसका उनका भी नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। सबसे पहले, सबसे पहले एटम को किन्होंने देखा? एटम के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? भारत के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ऋषि कनाड। क्या नाम था उनका? ऋषि कनाड। ठीक है। लेकिन ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, परिभाषित नहीं कर पाए। लेकिन इसके बारे में अच्छे से डिफाइन कौन किए एटम के बारे में? कौन किए जी? जॉन डाल्टन। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। अच्छे से डिफाइन कौन किए? जॉन डाल्टन ने किया। अच्छे से डिफाइन कौन किए? जॉन डाल्टन ने किया। अच्छे से डिफाइन कौन किए? जॉन डाल्टन ने अच्छे से डिफाइन किया था। सबसे अच्छे से डिफाइन कौन किए थे? जॉन डाल्टन ने किया था। क्लियर है? कौन किए थे? जॉन डाल्टन ने। बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बताइए अल्फा पार्टिकल का खोज किसने किया था? तो अल्फा पार्टिकल्स किरणें डाल करके कौन चेक किए थे? तो चेक किए थे रदरफोर्ड किए थे। बताइए सबसे पहले एटम को देखा किसने था? तो सबसे पहले एटम को देखा था ऋषि कनाड ने। लेकिन वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि वो ऐसे भाषा में लिखे चले गए कि लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या लिखा उन्होंने क्या नहीं लिखा। ठीक है। उसके बाद अच्छे से डिफाइन कौन किया उसके बारे में? तो जॉन डाल्टन ने किया। एटम के बारे में फिर कौन बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। कौन बताया हम लोग को? जॉन डाल्टन ने बताया। क्लियर है? कौन बताया हम लोग को? जॉन डाल्टन ने बताया। क्लियर है? क्लियर है? बताइए परमानेंट कौन कौन से होते हैं? परमानेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? परमानेंट। तो परमानेंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और वैसे चीजें जो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी। टेम्पोररी में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बोसान, पाई बोसान, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह से दुका 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 क्या करेंगे? बोलते जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अपना फूफा का नाम बोलना शुरू करते हैं, है ना? तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? वो ऐसे उसी से मिलता जुलता वर्ड बोलना है, तब ना लोग कहेंगे अरे ओ माय गॉड बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है। लोग देख के डर जाएंगे, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके पास। ठीक है। वाले ही आपके पास नॉलेज रहे चाहे ना रहे, है कि नहीं? हीरो बनने में क्या जाता है कि नहीं? बताइए वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे दुका दुका बोलते जाना है ताकि अगले को लगे ओ माय गॉड बहुत ज्यादा नॉलेज है इसके पास। ठीक है। क्लियर है? बताइए टू एन स्क्वायर थ्योरी किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। कौन दिया था? नील्स बोर ने, जिन्होंने ये बोला कि ये जो टू एन स्क्वायर जो फॉर्मूला दिया इन्होंने, इन्होंने ये बोला कि ये जो टू एन स्क्वायर फॉर्मूला है ना, इसी पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा के होता है, यानी जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और चौथा की तरफ से, चौथा की तरफ से जी तो 32 रह सकता है ना? कितना रह सकता है? 32 रह सकता है। कितना रह सकता है? 32 रह सकता है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से के में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितने जी? तो 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और एन में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे रह सकते हैं। समझ रहे हैं? कौन बताया इसके बारे में? कौन बताया इसके बारे में? तो नील्स बोर ने बताया। कौन बताया इसके बारे में? नील्स बोर ने बताया। अल्फा पार्टिकल्स डाल करके चेक कौन किया था कि नाभिक जो है यानी कि न्यूक्लियस जो है वो खाली नहीं है, उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है जी? पॉजिटिव चार्ज है। कौन बताया उसके बारे में? रदरफोर्ड ने बताया। कौन बताया उसमें? रदरफोर्ड ने बताया। कौन बताइए उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो उसमें कौन कौन से होते हैं? तो उसमें से जो एटम होते हैं वो कौन से होते हैं जी? तो होते हैं हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं? बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक जगह है, वो घूम नहीं रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है? कोई रीजन?
कोई रीजन बताइए। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, इसको चक्कर पकड़ से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। इसको चक्कर पकड़ से कोई मतलब नहीं, क्लियर है ना। दुनियादारी से कोई लेना ही देना नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को नहीं देखना है इसको, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसके साथ रहता है, ये प्रोटॉन इसके साथ रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो न्यूट्रॉन के पास भी होगा। जो प्रोटॉन के पास है वो भी क्या होगा, न्यूट्रॉन के पास भी होगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपके पास है, ठीक है, और 100 रुपये आपके वाइफ के पास है। सॉरी, आपके पास 100 रुपया है, आपके वाइफ के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो जो अगर पूछा जाए कि बताइए फैमिली में कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे कि 100 रुपया है। अब पूछा जाएगा बताइए आपके पास कितना पैसा है, तो पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 100 रुपया है। लेकिन आपके पत्नी के पास कितना है, तो एक भी रुपया नहीं, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है। तो वैसे ही अपन को समझना है, ये प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रॉन है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ये, ठीक है। इसको कोई लेना देना चक्कर पकड़ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्टेंस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन जो है कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और इलेक्ट्रॉन जो है इसको कोशिश करता है कि प्रोटॉन को खींच ले, समझ रहे हैं। तो इस चक्कर में अब न्यूक्लियस तो खाली है नहीं, तो जब न्यूक्लियस खाली नहीं है तो इसलिए प्रोटॉन एक ही जगह रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, घूमने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, घूमने लगता है। समझ में आई बात। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपने सेल में घूमते हैं तो उनके पास एनर्जी की कमी नहीं होती, उनके पास उतना ही एनर्जी होता है जितना वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पहले वाले सेल में, दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पहले वाले सेल में, है ना, बताया ना अभी हमने, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो ही रह सकते हैं। लेकिन अगर उनको छोटे सेल से बड़े सेल में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही छोटे से बड़े से छोटे में आना होगा तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, वापिस से लॉस करना पड़ेगा। एनर्जी को वापस क्या करना पड़ेगा, लॉस। उसी को हम लोग बोलते हैं हरास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हरास करना पड़ेगा, क्लियर है। और गेन का मतलब बढ़ाना पड़ेगा, गेन मतलब एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। बताइए न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन में कौन कौन रहते हैं भैया, तो न्यूक्लियन में दो रहते हैं। न्यूक्लियन में कौन कौन रहते हैं, दो रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जैसे अभी बताया हमने यहाँ पे, है ना, क्लियर है। अब याद रहेगा, ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, और उधर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। ये कोशिश करेगा कि इसको खींच ले, वो कोशिश करेगा कि उसको खींच ले, समझ रहे हैं। इस चक्कर में दोनों खींचा खींची के चक्कर में ये घूमने लगेगा, है ना। तो ऐसे जब घूमने लगेगा तो कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, प्रोटॉन नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि न्यूक्लियस खाली नहीं है, न्यूक्लियस खाली नहीं है, लेकिन पूरा एटम क्या है, खाली है। पूरा एटम क्या है, खाली है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे जे थॉमसन ने किया। बताइए प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। बताइए अल्फा पार्टिकल जाल डाल करके चेक किसने किया कि जो एटम है वो लगभग 90% खाली है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, वो भरा हुआ तो रदरफोर्ड ने किया, है ना। बताइए एटम को सबसे पहले किसने देखा, तो देखा किसने, ऋषि कनाड ने। लेकिन ऐसे भाषा में लिख के चले गए हो, सबसे पहले बताया अभी उन्होंने, लेकिन ऐसे भाषा में लिख के चले गए तो दुनिया को पता ही नहीं चल पाया, समझ रहे हैं ना, ऐसा। और उसके बारे में फिर बताया कौन अच्छे से, तो अच्छे से बताया फिर जॉन डाल्टन ने बताया। कौन बताया उन्होंने उसके बारे में, जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है, क्लियर है। टेम्पोररी में कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और सॉरी परमानेंट में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और टेम्पोररी में कौन कौन से होते हैं जी, तो टेम्पोररी में होते हैं हमारे, तो होते हैं हमारे मेसान, पाई मेसान, बोसान, पाई बोसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दुका 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 दुका, ऐसी क्या करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है। नील्स बोर ने क्या दिया था, तो नील्स बोर ने बताया था मैक्सवेल के सारा जो कंडीशन था, समस्या था, उसको दूर किया था, क्लियर है। जो हमारा एटम होता है
यानी कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में यूज होने वाला जो हमारा वो थे मेटल था, उसमें कौन सा मेटल यूज किया गया था? तो गोल्ड यूज किया गया था। कौन सा मेटल यूज किया था? अल्फा पार्टिकल्स के लिए कौन सा मेटल यूज किया गया था? तो वहां पे गोल्ड यूज किया गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉम्सन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड, अल्फा पार्टिकल्स किसने डाल के देखा था? तो रदरफोर्ड ने। एटम के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था? ऋषि कनार्ड ने, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन फिर डिफाइन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया। बताइए, के में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। एम में कितने रख सकते हैं? तो 18। एन में कितने रख सकते हैं? तो 32। क्लियर है? इस तरह से नील्स बोर ने कौन सी थ्योरी दिया था? 2n स्क्वायर। नील्स बोर ने लास्ट तक, अभी लास्ट टाइम सबसे पहले सबसे लास्ट अभी थ्योरी को उन्होंने दिया है, एटॉमिक थ्योरी, है ना? तो कौन दिया? नील्स नील्स बोर ने दिया। कौन दिया हुआ है? नील्स बोर। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।